मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और आज हम लोग अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण के प्रकार। इससे पहले मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या। जो दूसरा वीडियो मैंने आपको दिया था उसमें हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको ये बताया था कि आखिर कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण क्या होता है और इसके लिए वो कौन कौन से 2 सिद्धांत हैं जो दिए गए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन और अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जा करके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। हम लोग आज अपना इस चैप्टर विशेष में दूसरा वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग को बात करनी है टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन की। तो जब बात कैपिटलाइजेशन की जाती है तो कैपिटलाइजेशन 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा 3 तरीके का कैपिटलाइजेशन होगा? तो कैपिटलाइजेशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 पर आता है जिसको कहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन। फिर हो सकता है अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन। और तीसरे नंबर पर हो सकता है ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। ये 3 तरीके का कैपिटलाइजेशन हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे एक समय विशेष में किसी भी कंपनी के अंदर इन तीनों में से किसी एक ही तरीके का कैपिटलाइजेशन हो सकता है। ये तीनों एक विशेष समय में नहीं हो सकते, तीनों में से कोई एक ही होगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है ओवर कैपिटलाइजेशन, क्या है अंडर कैपिटलाइजेशन और क्या है ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। तो इनको जानने के लिए सबसे पहले वो 3 सिद्धांत हम लोग ले लेते हैं, जिनके आधार पे आप आसानी से के साथ बता सकते हैं कि किसी भी कंपनी में कैपिटलाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। तो वो क्या है? ओवर कैपिटलाइजेशन की पहचान कैसे होती है कि यहाँ ओवर कैपिटलाइजेशन है। देखो, जब रेट ऑफ रिटर्न की बात करी जाती है तो एक होता है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, एक होगा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जिसको कहते हैं ARR, और एक होता है करंट रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जो वास्तव में उस समय विशेष में कमा रही है, उसको कहते हैं एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। एक होती है करंट रेट ऑफ रिटर्न। करंट रेट ऑफ रिटर्न वो होती है जो उसी समय में वैसा ही व्यवसाय करने वाली अन्य कंपनियां कमा रही थीं और अपने विनियोजकों को दे रही थीं, उसको कहते हैं करंट रेट ऑफ रिटर्न। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ओवर कैपिटलाइजेशन है? ओवर कैपिटलाइजेशन के केस में CRR ज्यादा होता है और ARR कम होता है। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कम होता है और करंट रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है। दूसरी पहचान क्या है? बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस होती है और एक होती है रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जो हमने अपनी संपत्तियों का मूल्य अपनी पुस्तकों में दिखाया है उसको कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस वो होती है जो संपत्तियों का मूल्य वास्तव में इस समय मार्केट के अकॉर्डिंग है, उसको कहते हैं रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो यहां पर इसको कैसे जानेंगे कि यहां क्या होता है? तो जब ओवर कैपिटलाइजेशन होता है तो बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है ये ज्यादा होती है और रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है ये कम होती है, ठीक है। क्या होगा यहां पर? बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस ये कम होगी, ये ज्यादा होगी, और रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस कम होगी, ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन चलें तो होती है बुक वैल्यू ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। बुक वैल्यू ऑफ शेयर, बुक वैल्यू ऑफ शेयर, और इधर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। बुक वैल्यू ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहां पर देखिए जो अब शेयर का वैल्यू किताबों में लिखा गया होगा, वो किताबें कौन सी? अकाउंटिंग की जो बुक्स हैं उसमें जो शेयर की वैल्यू दिख रही होगी वो ज्यादा होगी,
लेकिन जब मार्केट रेट के अकॉर्डिंग, जो मार्केट चल रहा है उस मार्केट रेट के अकॉर्डिंग जब उस शेयर की वैल्यू देखी जाएगी तो वो कम होगी। तो यहां पर कैसे इसकी पहचान करी जाएगी, बुक वैल्यू ऑफ शेयर जो है ये हमेशा ज़्यादा होगी और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हमेशा कम होगी। तो अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आपको मिल रही है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आपको मिल रही है, करंट रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है लेकिन हमारा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम है, इसका मतलब है ओवर कैपिटलाइजेशन है। बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस ज़्यादा है लेकिन उसकी जब वास्तव में देखते हैं उन संपत्तियों को तो उतने की है नहीं जितने की वो दिखाई गई हैं, तो इसका मतलब है ओवर कैपिटलाइजेशन है। अच्छा, बुक वैल्यू ऑफ शेयर ज़्यादा है लेकिन मार्केट में उतने शेयर का वैल्यू उतना नहीं है जितना कि किताबों में दिखाया गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ओवर कैपिटलाइजेशन होता है। ठीक है ना। अब आती है बात कि आखिर वो क्या कारण होते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी में जन्म ले लेता है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या क्या वो कारण होते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाए। देखो है क्या, जैसे स्फीति काल में व्यवसाय की स्थापना कर दी गई। स्फीति काल में क्या होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। तो हमको मशीनरी जो 5 लाख रुपए की हमने मशीनरी खरीदी है स्फीति काल में, इन्फ्लेशन टाइम में, जब इन्फ्लेशन टाइम हटेगा, सिचुएशन एकदम बराबर आएगी, ना इन्फ्लेशन होएगा ना डिफ्लेशन होगा, ऑप्टिमम सिचुएशन आ जाएगी, उस कंडीशन में उस जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो फिर से बराबर आ जाएगी और इस कंडीशन में हमने जो मूल्य चुकाया था वो अधिक होगा और अब उसका मूल्य कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम में अगर किसी संपत्ति को खरीद लिया गया तो फिर बाद में उसका मूल्य कम होता है, लेकिन मैं तो अपने यहाँ क्या लिखूंगा अपनी किताबों में, जितने की मैंने खरीदी है, तो वो फिर ज़्यादा हमारे यहाँ होगी लेकिन रियल वैल्यू इसकी क्या होगी, कम होगी और ओवर कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है ना। अगर हराज की दर सही तरीके से अनुमानित नहीं की गई या हराज का प्रावधान सही तरीके से न किया जाए तो इससे क्या होता है, अगर हराज सही से उसका प्रावधान नहीं किया जाता तो कंपनीज के पास में प्रॉफिट कम हो जाता है और जब बाद में संपत्ति को रिप्लेस करने की बारी आती है तो उतना प्रॉफिट कंपनीज के पास होता नहीं है कि आसानी से संपत्तियों को रिप्लेस कर पाएं। जब संपत्तियों को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं तो पुरानी मशीनों का ही सहारा लेकर उत्पादन कार्य को किया जाता है। बार बार उन्हीं मशीनों का सहारा लेकर कार्य करते हुए उत्पादन के स्तर में कमी आ जाती है और खर्च उतना ही होता रहता है, जिससे क्या होता है, आय न्यूनतम हो जाती है और आय के न्यूनतम होने पर भी ये कंडीशन जन्म ले लेती है। ठीक है ना। तो ये इसका एक कारण होता है। अगर संपत्तियों के प्रवर्तन पर ज़्यादा खर्च कर दिया गया है तो ये भी एक रीज़न होता है, इससे ओवर कैपिटलाइजेशन को जन्म मिलता है, यहाँ से ओवर कैपिटलाइजेशन जन्म ले लेता है। ये कारण होते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के। अच्छा, अगर कारण है तो इसके प्रभाव भी होते होंगे। प्रभाव क्या होते हैं, सबसे बड़ा प्रभाव होता है इसकी कि कंपनी की ख्याति समाप्त होने लगती है। ठीक है ना। अगर ओवर कैपिटलाइजेशन में कोई कंपनी चली जाए तो उसकी ख्याति धूमिल होने लगती है। धूमिल काहे नहीं होने लगेगी यार, हर विनियोजक क्या चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाएं, और यहाँ ये क्या कर रहे हैं, मार्केट में बाकी कंपनियां जितना दे रही, मार्केट में मान लो दे रही है 15% और ये दे रहे हैं 10%, तो बताओ इनके यहाँ कौन आना चाहेगा। लोग 15% के वाले के यहाँ जाना चाहेंगे या 10% के लिए। एज ए इन्वेस्टर आप सोच के देखिए, एज ए इन्वेस्टर एक इन्वेस्टर क्या चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा हम वहाँ जाएंगे। और ये दे रहे हैं 10%, बाकी दे रहे हैं 15%, तो हम क्यों रुकेंगे इनके पास, हम 15% वालों के पास जाएंगे। तो जब इनके शेयर होल्डर्स इनके शेयर्स बेचने लगते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इनकी ख्याति दांव पर लग जाती है। ये सबसे बड़ा इसका नुकसान होता है। और क्या नुकसान होते हैं इसके, तो दूसरा नुकसान इसका क्या होता है, इनको ऋण मिलने में समस्या आने लगती है। जो पहले से दिवालिया होने की कंडीशन में बैठा हुआ है, जिसका पहले से ही दिवाला निकलने वाला है, उसको कौन ऋण देना चाहेगा। तो इनको ऋण मिलने में बड़ी असुविधा होती है, इनको ऋण नहीं मिल पाता है। इनके शेयर्स मार्केट में नहीं बिकते हैं। मार्केट में बिकें क्या, इनके शेयर्स तो लोग खुद बेचने के तैयार हो जाते हैं कि हम इनके शेयर्स बेचें और निकले इस कंपनी से छोड़ छाड़ के, बस एक बार हमारा रेट कैसे भी सही मिल पाए। तो ये कंडीशन यहाँ पर जन्म लेने लगती हैं। अच्छा, अगर कारण है, प्रभाव है, तो निवारण भी होना चाहिए। तो इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, अगर कंपनी अपने शेयर का सम मूल्य जो है बढ़ा दे तो इससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ शेयर्स के कम होने पर प्रॉफिट हमारा जब नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड होगा तो पर एक शेयर होल्डर्स को ज़्यादा मिलने लगेगा और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ARR CRR के बराबर आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि कम ब्याज दर वाले ऋण पत्रों का निर्गमन कर दिया जाए। अब कम ब्याज दर वाले ऋण पत्रों का अगर निर्गमन कर दिया जाएगा तो जो लाभ आएगा उसका कम हिस्सा एज ए इंटरेस्ट बटेगा।
तो ज़्यादा हिस्सा बच जाएगा, किस लिए कि उसको शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड्स डिवाइड किया जा सके। तो शेयर होल्डर्स के लिए जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा और इससे उनको ज़्यादा डिविडेंड्स मिल पाएगा। इससे भी क्या होगा, ARR CRR के बराबर आ जाएगा। लेकिन देखो ऐसे तो मानेंगे नहीं डिबेंचर होल्डर, तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू करने पड़ते हैं। तो अभी इशू कर दीजिए, बाद में जब आपकी सिचुएशन सही हो जाएगी तब आपके पास कोई प्रॉब्लम रह नहीं जाएगी, आप उसको फिर मैनेज कर सकते हैं आराम से। जो ज़्यादा लाभांश वाले प्रेफरेंस शेयर हैं उनका रिडेम्पशन कर देना चाहिए। अगर रिडेम्पशन कर दिया जाए तो भी सिचुएशन से बचा जा सकता है, क्योंकि देखिए जब कभी कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है तो सबसे पहले क्या करती है, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट देती है, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देती है, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर ज़्यादा डिविडेंड दिया जा रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए पैसा कम बचता है। लेकिन अगर उन डिविडेंड्स जो दिया जा रहा है प्रेफरेंस वालों को उनको कम कर दिया जाए तो जो पैसा आएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बच जाएगा और ऐसी कंडीशन में भी ARR CRR के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ओवर कैपिटलाइजेशन से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन ये करना थोड़ा सा कठिन होता है उस समय में, क्योंकि इनके पास में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो वो होती है फंड की कमी, और जब फंड की कमी होती है तो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना पॉसिबल नहीं रह जाता है। खैर चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है। ये तो हो गया ओवर कैपिटलाइजेशन। भैया इसका जस्ट अपोजिट होता है अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, CRR जो है, CRR ये ज्यादा होता है और ARR जो है ये क्या होता है, कम होता है। जो करंट रेट ऑफ रिटर्न है ये एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा होती है। जो रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस है, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है ये ज्यादा होती है और बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस कम होती है। ठीक है ना। जहां रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस ज्यादा है, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस कम है, वो होता है अंडर कैपिटलाइजेशन। जहां पर शेयर का मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू पर शेयर ज्यादा है और बुक वैल्यू पर शेयर कम है, बुक वैल्यू पर शेयर ये कम है, उसको कहते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जहां पर कंपनी जितना डिविडेंड्स बाकी कंपनियां दे रही हैं उससे ज्यादा का डिविडेंड्स ये कंपनी दे रही है, तो इसको क्या कहते हैं, ये अंडर कैपिटलाइजेशन होता है। अंडर कैपिटलाइजेशन के केस में बाकी कंपनियों का डिविडेंड्स कम और हमारा कंपनी का डिविडेंड ज्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। ये अल्प पूंजीकरण है। अल्प पूंजीकरण में क्या होगा, देखो CRR जो मेरा करंट रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा होगा, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम होगा। ठीक है ना। जो रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस है ये ज्यादा होगी और बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है ये कम होगी। संपत्तियां जितने की दिखाई गई हैं पुस्तकों में मार्केट में उससे ज्यादा की होती हैं। जितना शेयर मार्केट का चल रहा है, मार्केट में जितने का शेयर चल रहा है वो ज्यादा होगा और किताबों में जितना दिखाया गया है अगर असेट्स पर उसकी तुलना करी जाए तो वो कम होगा, लेकिन मार्केट में वो ज्यादा होता है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्या रीजन है कि अल्प पूंजीकरण कंपनी के अंदर हो जाता है। तो देखो ये क्या था, स्फीति काल में अगर इन्फ्लेशन के टाइम में व्यवसाय प्रारंभ कर दिया गया है तो ये हो सकता है, और अगर डिफ्लेशन के टाइम में व्यवसाय प्रारंभ कर दिया गया है तो ये होता है। डिफ्लेशन के टाइम में क्या होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी हाई लेवल पर होती है ना। तो क्या होता है, कम पैसा खर्च करके ज्यादा संपत्ति मिल जाती है, कम पैसा खर्च करके ज्यादा वस्तु। ठीक ना। तो कम पैसा खर्च करके हमने संपत्तियां खरीदी और बाद में जब ऑप्टिमम सिचुएशन आई, अनुकूलतम स्थिति आई, तो उस समय हमने जो खर्च किया था कम और संपत्ति हमें मिली थी, उस संपत्ति का मूल्य बढ़ गया, तो मेरी बुक में जितना दिखाया गया था उससे ज्यादा का रियल वैल्यू उसकी निकल के आ रही है। ये क्या हो जाएगा, ये भैया ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। अगर कंपनी डेट में बहुत कम व्यवसाय कर रही है तो उसका पूरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पूरा प्रॉफिट कंपनी के लिए बच जाएगा, शेयर होल्डर्स के लिए बच जाएगा, इंटरेस्ट में नहीं जा रहा है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो ओवर कैपिटलाइजेशन हो, अंडर कैपिटलाइजेशन उसके यहाँ हो सकता है। अगर कंपनी अपनी स्ट्रिक्ट डिविडेंड्स पॉलिसी लेके आती है, ये उदार लाभांश नीति लेके आते हैं, ज्यादा लाभांश बांटेंगे, ये क्या करती, स्ट्रिक्ट पॉलिसी है इसकी डिविडेंड्स की,
है ना, बड़ी ही सख्त नियम लेके आती है। ये क्या कहती है कि जितना प्रॉफिट होगा उसका कम से कम 30% हम रोक लेंगे, 70% में ही हम आपको डिविडेंड्स बांटेंगे। 30% क्यों रोक लेंगे? भविष्य में होने वाली हानि के लिए हम रोक लेंगे। तो ऐसा क्या होगा, धीरे धीरे इनकी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में चूंकि देखो ना, कम लाभांश बांट रहे हैं, ज्यादा अपने पास रोक रहे हैं, सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इनका रिजर्व एंड सरप्लस है वो बढ़ता चला जाएगा और उसी के कारण इनकी जो रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस है वो बढ़ जाएगी, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस कम हो जाएगी। तो ये हो सकते हैं इनके कारण। ये प्रवर्तन पर बहुत कम खर्च करते हैं, प्रवर्तन पर कम खर्च किया गया और कंपनी हाईलाइट हो गई है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये अंडर कैपिटलाइजेशन में जा सकते हैं। ये रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से अंडर कैपिटलाइजेशन होता है। अच्छा, फिर इसके प्रभाव क्या होते हैं? इसके प्रभाव भैया इसके भी दुष्प्रभाव हैं। क्या होंगे? सबसे पहला होता है सट्टेबाजी प्रारंभ हो जाती है। ज्यादा पैसा आएगा तो करेंगे क्या? ज्यादा पैसा आएगा तो क्या करेंगे? तो सट्टे का व्यवसाय प्रारंभ हो जाता है। और सट्टे का व्यवसाय समाज को क्या करता है, एक ऐसी दिशा में लेके जाता है जिससे कभी कभी क्या होता है, पूरे के पूरे परिवार जो हैं वो बिखर जाते हैं, पूरी की पूरी कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं सट्टे के व्यवसाय से। ठीक है ना, तो सट्टे का व्यवसाय प्रारंभ हो जाता है जब अंडर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन आती है। ठीक, दूसरा नुकसान क्या होता है, इनके यहां पर जो सीक्रेट रिजर्व हैं वो बढ़ने लगते हैं। अब इतना पैसा जो बढ़ रहा है उसको करेंगे क्या? तो सीक्रेट रिजर्व बढ़ने लगता है। और जब सीक्रेट रिजर्व बढ़ने लगता है तो इसमें गवर्नमेंट को भी लॉस होता है और जो शेयर होल्डर है उनको भी लॉस होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स भी सिचुएशन कंपनी की सही तरीके से जान नहीं पाते और उनको भी पूरा डिविडेंड्स मिल नहीं पाता। गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है क्योंकि उसको ये पता नहीं चलता कि प्रॉफिट एक्चुअल हो कितना रहा है, तो उसे टैक्स का नुकसान होता है। तो ये सीक्रेट रिजर्व यहां से जन्म लेने लगता है। ठीक है ना। अब आती है बात कि कैसे अच्छा अंडर कैपिटलाइजेशन को कैसे दूर किया जा सकता है। तो दूर करने के उपाय जो इनके यहाँ थे उसके अपोजिट उपाय इनके यहाँ है। यहाँ क्या कर दीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दीजिए, नए अंशों को निर्गमित कर दीजिए। नए अंशों का निर्गमन कर देंगे तो आपका पर शेयर जो डिविडेंड्स है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसके पास में अभी मैंने बताया आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, ठीक ना, और उसके पास में क्या था, 2 लाख शेयर होल्डर्स थे। ठीक, अब क्या कर रही थे वो, 5 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख के शेयर, 2 लाख शेयर होल्डर। अब इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना आ रहा था मेरा, 2.5 रुपया पर शेयर आ रहा था। कितना आ रहा था, 2.5 रुपया पर शेयर आ रहा था। यहाँ 50,000 शेयर्स को आप बढ़ा दीजिए। 50,000 शेयर्स अगर बढ़ जाएं, शेयर कितने हो जाएं, 2.5 लाख हो जाएं, और प्रॉफिट जो भैया जितना हो रहा था उतना ही हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रुपया पर शेयर, और ये क्या हो जाएगा, ARR CRR बराबर हो जाएगा। ऐसे हो सकता है। बोनस अंशों का निर्गमन कर दिया जाए, बोनस शेयर इशू कर दिया जाए। बोनस शेयर इशू करेंगे, हमको कुछ मिलेगा नहीं, लोगों के पास पैसा ज्यादा चला जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अपने आप बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो फिर ARR और CRR बराबर हो जाएगा। इस तरीके से अंडर कैपिटलाइजेशन से मुक्ति मिल सकती है। अब आती है बात, देखो ना तो भैया बढ़िया है ओवर कैपिटलाइजेशन और ना ही अच्छा होता है अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन में कंपनी समाप्त होने की कगार पे आ जाती है और इसे दूसरी कंपनी का सहारा लेना पड़ता है, दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होना पड़ता है। अगर ये मर्ज होना नहीं चाहते तो इनके जो डेट होल्डर हैं, इनके जो बाकी लेनदार हैं, वो खुद डिमांड करने लगते हैं उसको समाप्त करने की न्यायालय से। तो इनका अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल पड़ जाता है। इस कंडीशन में होता क्या है, अगर अंडर कैपिटलाइजेशन में चले गए, अब अगर बात करें कि अगर अंडर कैपिटलाइजेशन में चले गए तो इसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कंपनी तो सेफ होती है लेकिन समाज इसमें प्रभावित होने लगता है। तो ना तो अच्छा है अंडर कैपिटलाइजेशन और ना ही अच्छा है ओवर कैपिटलाइजेशन। तो फिर सिचुएशन कौन सी अच्छी है, जो सिचुएशन अच्छी है उसको कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जहां पर जो CRR और ARR ये दोनों बराबर हैं, जहां पर बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस और रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस बराबर है, जहां पर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बराबर है किसके, बुक वैल्यू ऑफ शेयर के। ठीक है ना, जहां पर CRR ARR बराबर है, जहां पर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर और बुक वैल्यू ऑफ शेयर बराबर है, जहां रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस और बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस बराबर है, उसको कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। हर कंपनी चाहती है कि उसकी सिचुएशन हमेशा यहां पर बनी रहे। जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा यह प्रयास करती रहती है कि देश के अंदर ना तो इन्फ्लेशन आने पाए, ना ही डिफ्लेशन आने पाए, ना ही मुद्रास्फीति होने पाए और ना ही मुद्रा अपस्फीति होनी पाए, संकुचन होने पाए, जो सिचुएशन है वो बराबर चलती रहे।
इसी तरीके से ना तो कोई कंपनी चाहती है कि हम ओवर कैपिटलाइजेशन में जाएं और ना ही चाहती है कि हम अंडर कैपिटलाइजेशन में जाएं। वो चाहती है हम हमेशा ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन में बने रहें, अनुकूलतम पूंजीकरण में बने रहें। इसीलिए यहाँ पर कुछ उपाय दिए गए हैं कि यहाँ से निकल कर आप ऑप्टिमम में आइए, और यहाँ पर भी कुछ उपाय दिए गए हैं कि यहाँ से निकल कर आप ऑप्टिमम में आइए। तो अब हम लोग इसमें ये जान लिए हैं कि 3 तरीके का कैपिटलाइजेशन कौन कौन सा होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन और ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, तो ये 3 रीजन सब में लिखे हुए हैं। इसी तरीके से हम ये जानेंगे कि किस कंपनी की कैपिटलाइजेशन की पोजीशन क्या है। अब आती है बात कि ये जो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट लिखे हैं, देखो लिखे तो 3 ही हैं, क्या 3 पॉइंट लिखे, हमको यहाँ पर 6 पॉइंट निकालने होते हैं। क्या, एक तो CRR चाहिए, ARR चाहिए, रियल वैल्यू चाहिए, बुक वैल्यू चाहिए, मार्केट वैल्यू चाहिए और बुक वैल्यू चाहिए शेयर की। ये जब 6 वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो तुलना करके ये बता सकते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर पोजीशन क्या चल रही है। तो हम लोग अपने अगले वीडियो में ये देखेंगे कि आखिर इन 6 कंडीशंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में साझा भी करें। अपना स्नेह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।